मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस में। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज गोंड जाति के जाति प्रमाण पत्र के ऊपर बात करेंगे कि भौतिक सत्यापन में जो जांचकर्ता हैं उनको देखना क्या चाहिए, उन्हें वास्तव में सत्यापित क्या करना चाहिए। उनको अनुसूचित जात सत्यापित करना है या अनुसूचित जनजात सत्यापित करना है या उस व्यक्ति की जात को सत्यापित करना है। निश्चित रूप से अगर गोंड जाति की बात हम करें या खरवार जाति की बात करें या किसी भी जाति की बात करें तो सत्यापन में उसकी जाति को सत्यापित करना है कि वह व्यक्ति उस जात का सदस्य है या नहीं है। उदाहरण के लिए अगर वो गोंड जाति के व्यक्ति का सत्यापन करने जाता है तो उसे मात्र इतना ही देखना है कि वह जात का गोंड है या नहीं, और उसे कुछ नहीं देखना है वो क्या पेशा अपनाता है या उसको बैनामा हुआ है तो क्या लिखा है, लोग क्या कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं। यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह अपने को उस जात का होने का सिद्ध करे। यह एकदम आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। फिर उसको सत्यापित क्या करना है? उसको सत्यापित यह करना है कि जो भी आपने अपना अभिलेख उसे दिया है वह अभिलेख सही है या गलत है। वह अभिलेख कहीं कूट रचित दस्तावेज तो नहीं है। पहले उसे यह देखना है। यह सत्यापन यही होता है, भौतिक सत्यापन, यानी उसके दिए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता को जांच करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है मिलिंद वर्सेस स्क्रूटनी कमेटी महाराष्ट्र की। उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि उसे जांच क्या करनी है। उसमें उसने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप एथनिक ट्रेड की जांच कैसे कर पाओगे, क्योंकि दशकों बीत गए आजादी को हासिल किए हुए। क्या लोगों ने इस मामले में कुछ उनमें बदलाव नहीं आया है? निश्चित रूप से भारत सरकार का प्रयत्न रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग ये समाज जो है देश के मुख्य धारा में आवे, और इसके लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। तो क्या इसमें बदलाव नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दशकों बीत जाने के बाद जो पहले के मापदंड थे, शर्मिलापन, एकाकीपन, रूढ़ी, परंपरा, निश्चित रूप से उसमें बदलाव आना है। आज आप सत्यापन करने जा रहे हो तो हर चीज बदली हुई है। उसमें आप वो चीज अगर खोज रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप इस तरह से नहीं कर सकते। वर्तमान में जो उसके रीति रिवाज, रहन सहन, कल्चर, लोगों से मिलना जुलना, ये सब में बदलाव आया है। इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति के अंदर जनजाति की विशेषता है या नहीं है। आप जांच करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस आधार पे उसको अपात्र घोषित नहीं कर सकते।
फिर आप देखते हैं कि उसके किसी ने बैनामा कराया है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है कि वो बैनामा कराया है, ठीक है, उसने कह दिया SC ST में नहीं है, या जानबूझ के कहा या नहीं कहा, लेकिन ये कोई निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह SC ST में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि SC ST में भारत का संविधान अनुच्छेद 341 अनुसूचित जात के लिए और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजात के लिए जो परिभाषा दिया है, उस परिभाषा के अंतर्गत जिस रेस, जाति या जाति के भाग या रेस के भाग इनको सम्मिलित किया गया है, वही अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात के अंतर्गत आएंगे। जो भारत सरकार यानी कि राष्ट्रपति का आदेश जो गजट होता है उसके अनुसार यह नोटिफिकेशन जारी होता, सूचना जारी, अधिसूचना जारी होती है। ये बाइंडिंग है, आपके कह देने से आपकी जात नहीं बदल जाएगी, आपके न कहने से भी आपकी जात नहीं बदल जाएगी। जात मीन्स जात तो जन्मजात हो गया, वह भी नहीं बदलेगा, और जो संवैधानिक स्टेटस आपको दिया गया है जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कि 341(2) और 342(2) के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो सूची में जोड़ सके किसी को या किसी को सूची से बाहर निकाल सके। ये और किसी को यह शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए उदाहरण के लिए आप गौंड जाति के व्यक्ति हैं और आपने बैनामा कराते समय हो सके जानबूझकर वकील ने लिख दिया कि दोनों पक्ष SC ST में नहीं आते, और आपने भी आंख मूंद कर साइन कर दिया। इसका मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश में गौंड जाति के आप व्यक्ति हैं और आप सामान्य में हो गए। आप संविधान के अनुसार, भारत सरकार के गजट के अनुसार 17 जनपदों के अंतर्गत आप अनुसूचित जनजात में हैं और शेष जनपदों में आप अनुसूचित जात के अंदर हैं। आप लिखें या न लिखें, माने या न माने, अगर आप ये कहते हैं कि मैं गौंड हूं तो आप SC या ST के सदस्य हैं। ये संवैधानिक बाध्यता आपकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस किस में है? बैनामे का भी देखिए और उसका भी देखिए। तो जो निश्चयात्मक साक्ष्य की बात किया है कि कौन से साक्ष्य निश्चित हैं, तो उसमें यह है केस आनंद बनाम कमेटी फॉर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्राइबल। इसका नंबर है 6348/2004 और जिसका आदेश पारित हुआ है 8 नवंबर 2011 में। इसमें कंसीडरेशन के लिए जो निश्चयात्मक साक्ष्य मांगा है, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि राष्ट्रपति के आदेश के पहले के अभिलेख, राष्ट्रपति के आदेश के पहले के अभिलेख, वो उस पे कोई शंका नहीं है, वो विवादित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास वो नहीं है उसके बाद वाले डॉक्यूमेंट विवादित है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसकी अपेक्षा में इसका लेवल थोड़ा कम है
और इसे जांच में यही देखना है कि ये फर्जी तो नहीं है, कूट रचित तो नहीं है। तो ये इसमें स्पष्ट किया गया है। इसी में आनंद बनाम स्क्रूटनी कमेटी में ही किया गया जो एफिनिटी टेस्ट, जो निर्जातीयता टेस्ट है कि आप अनुसूचित जनजाति से हैं कि नहीं है, तो आपके अंदर माइग्रेशन के बाद ये सब की बात जो लिखी जा रही है, यहां स्पष्ट लिखा है, however with the migrations, modernization and contact with other communities, these communities tend to develop and adopt new traits which may not essentially match with the traditional characteristics of the tribe. समय के साथ में जो माइग्रेशन प्रवास हुआ है, जो आधुनिकरण हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से, और लोगों से जो मिलना जुलना हुआ है, इसके कारण ये जो कम्युनिटीज हैं यानी जो जनजातियां हैं ये विकसित हुई हैं और इन्होंने अपने ट्रेड को भी, नए ट्रेड को एडॉप्ट कर लिया। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सोनभद्र जिले का है और वह वहां से आकर के या दिल्ली में जाकर के वो 10 साल 20 साल रह गया, तो अब वो दिल्ली की बोली भाषा बोलने लगा, वहाँ के रीति रिवाज तीज त्योहार में सम्मिलित होने लगा, और जब सम्मिलित होने लगा तो कहीं ना कहीं वो मानने की भी परंपरा शुरू कर देता है। और जैसे वो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी दिल्ली वासी हो गया, तब वो अपने गांव भी नहीं जाता, अपने को बदल लेता है। इसी तरह ये जो है माइग्रेशन की वजह से है। अब दिल्ली में गया तो वहां आधुनिकता है, आधुनिक विचार आ गए, पढ़ने लिखने लगा, या वहां पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आ गया, उसके विचार बदलने लगे। तो ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए एथनिक पर आज आप जांच करोगे तो जो उसके पहले की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं पे वो खरा नहीं उतरेगा। इसलिए इन्होंने लिखा है thus the affinity test may be used to corroborate the documentary evidence and should not be sole criteria to reject a claim. जो आप एथनिक टेस्ट करते हो, निर्जातीयता का, मानविका का जो जांच करते हैं कि ये उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये उसकी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए तो ठीक है, कर लोगे, लेकिन आप रिजेक्ट कर दो, उसके लिए निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। और इसी में कहा है कि नीडलेस टू ऐड द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द कास्ट क्लेम इज अपॉन द एप्लीकेंट। जो आवेदक है उसके ऊपर ही यह जिम्मेदारी है कि जिस कास्ट को वो क्लेम कर रहा है उसे वो प्रूव करे। The Caste Scrutiny Committee merely perform the role of verification of the claim and therefore can only scrutinize the document and material produced by the applicant. जो जाति सत्यापन समिति है उसकी जिम्मेदारी यही है कि आवेदक ने जो डॉक्यूमेंट दिया है या जो सामग्री उनके सामने रखी है, उस सामग्री को वो स्क्रूटनी करें कि वो सामग्री फेक तो नहीं है, झूठी तो नहीं है। यही काम है स्क्रूटनी कमेटी का। The committee cannot gather evidence on its own to prove or disprove him claim. ये स्क्रूटनी कमेटी का काम नहीं है कि वह स्वतः जाके उसके क्लेम को प्रूफ करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए, यानी मानने या न मानने के लिए वो साक्ष्य खोजे, ये उसका काम नहीं है। इसी तरह जो जांचकर्ता अधिकारी है उसका भी यह काम नहीं है कि वह उसके फेवर में या उसके डिसफेवर में, उसके अनुरूप या उसके विपरीत कोई साक्ष्य खोजे और उसको रिजेक्ट कर दे, उसके आवेदन को या सपोर्ट करे।
जो साक्ष्य आवेदक ने मुहैया कराया है उस साक्ष्य के ऊपर उनको जजमेंट लेना है। मैं जो कह रहा था श्रेणी निर्धारित करने की बात हो गई ना, जो अनामा बैनामा की बात हो रही है, उसमें मिलिंद के केस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 341, 342 ही उसके द्वारा ही आपको करना है। दूसरी एक समस्या आपके साथ जो रिपोर्ट में आ रही है कि ये कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आए हैं, ये यहीं के मूल निवासी हैं। ठीक है, अगर आप रिट पिटीशन नंबर 2563 2563 1978 का देखें, या फिर अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा का और स्टेट के साथ जो हुआ था, ये लखनऊ बेंच का बड़ा रिमार्केबल जजमेंट है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक बार आर्टिकल 341 के तहत कोई जात अनुसूचित जात में सम्मिलित कर ली गई है, उसको फिर किसी अथॉरिटी को उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि उसको जो है वो मना कर दे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है, वैसे है। नहीं, ये साफ साफ लिखा है। Once the Gond caste has been included in the schedule as contemplated by Article 341 of the Constitution, an order has been made applicable to the entire state of Uttar Pradesh. आदेश निकल गया ना संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। No authority has any right to implicitly amend or vary it. किसी को अधिकार नहीं है कि वो इसको बदल सके या इसको मैनिपुलेट कर सके। The executive wing of the UP state and its subordinate instrumentalities have no right to create and exclude group out of the caste included in the schedule. ये किसी को अधिकार नहीं है कि जो सूची में वो कोई परिवर्तन कर सके। It is also only for the president and the parliament to determine the criteria for the inclusion of a caste in the schedule. यह राष्ट्रपति और संसद को है कि वो क्राइटेरिया बनाए इंक्लूड करने के लिए या हटाने के लिए सूची से। तो इसलिए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आरक्षण की श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार केवल महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय संसद को है। किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात आरक्षण की श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। इस प्रकार यदि बैनामा पट्टा को जाति प्रमाण पत्र जारी करने अथवा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में आरक्षण की श्रेणी का आधार बनाया जाता है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है। तो ये एक बात है, ये पहले भी हमने वीडियो में बनाया था, अभी भी आपको बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि आप स्वयं को मजबूत समझें, अपने को मजबूत बनाएं, क्योंकि इंडिविजुअल केस है। आपको स्वयं खड़ा होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। और जिनके जिनके रिकॉर्ड में लिख रहा है ना कि ये विस्थापित नहीं होकर आए, तो ये गोड़ है, ये गोंड नहीं है, तो ये दाना भूंसता है, तो कांवड़ ढोता है, तो पानी भरता है, तो ये भरभूजा हो गया, ये आपके अगेंस्ट में नहीं है। ये रिपोर्टें सारी आपकी फेवर में हैं। आप समझने का प्रयास करिए, केवल आप जम के खड़े हो जाइए, आपके अधिकार मिलेंगे। मैं इसी में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि गाजीपुर मटेहू के स्वर्गीय रामनाथ जी, उनका केस था और स्क्रूटनी कमेटी ने एक बार उसको रिजेक्ट किया, फिर पुनर्विचार के लिए स्टेट स्क्रूटनी कमेटी में डाला गया, तो उसने विचार किया। विचारोपरांत उसने यह पाया कि
मैं हूबहू बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना है। उसने पाया कि जिलाधिकारी एवं मंडलीय अपीली फोरम में याची द्वारा प्रस्तुत की गई 1356 फसली से संबंधित रेवेन्यू रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर की छाया प्रति एवं विद्यालय की टीसी आदि का गहनता पूर्वक परीक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में यह सब कुछ भी नहीं था। स्थलीय निरीक्षण किया जाना भी प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी रिपोर्ट लेखपाल के रिपोर्ट पे ही सबने ही निर्णय लिया था। जिला स्कूटनी कमेटी ने भी लिया था, मंडलीय फोरम ने भी लिया था और स्टेट ने भी लिया था। वो विजिलेंस जांच नहीं करवाया था। इसलिए अब विजिलेंस जांच गई थी, लेकिन विजिलेंस जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी। इस स्तर पे वो रिजेक्ट हुआ था। लेकिन जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई समाज कल्याण विभाग में, तब उन्होंने उस पर यह निर्णय बनाया कि ये काम तो आपने किया नहीं है। लेखपाल की आख्या को ही निर्णय का मुख्य आधार माना गया है, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तब उन्होंने समाज कल्याण सम्यक विचारोपरांत जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 2/4/11, मंडलीय अपीलीय फोरम के आदेश 16/1/2012 तथा शासन के आदेश 22/8/12 को निरस्त किया और पुनः जिला स्कूटनी कमेटी गाजीपुर को रेफर किया और कहा कि आप इनमें इन चीजों को संज्ञान लेते हुए अपनी रिपोर्ट जारी करें। और उसके बाद ये जो है जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग 3 संख्या 325 लखनऊ दिनांक 15 अप्रैल 2013 कार्यालय आदेश के अनुपालन में पत्रांक C2340 समाज कल्याण आदेश 2014-15 दिनांक 1/10/2014 पारित किया गया, जिसमें श्री रामनाथ राम के अभिलेखी साक्ष्य, विद्यालय की टीसी, 1356 खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन सूचना द्वारा प्राप्त सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच आख्या तथा जाति प्रमाण पत्र का पुनः भौतिक सत्यापन कराया गया और अंततः रामनाथ जी को गोंड अनुसूचित जनजाति का माना गया। देखिए मैटर कहां से घूम के फिर कहां आया, जिला स्कूटनी कमेटी में वापस आया। और जब वहां से डायरेक्शन हुआ कि आप इन चीजों इस स्तर पे जांच करिए, तब उन चीजों पे जांच करके उनको गोंड माना गया। और अब देखिए ये करीब करीब 20 पेज की रिपोर्ट है, जो कि हमने आपसे बोला था ना, आरटीआई के तहत विजिलेंस से मांगा गया और उसने दिया। उसने तत्कालीन तहसीलदार कतवारू राम के सारी चीजों को खारिज कर दिया कि ये माइग्रेट होके नहीं आए हैं, तो ये पानी भरते हैं, तो क्या करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने खारिज कर दिया। ये मान के चलिए कि ये रिपोर्ट लगभग 200 पेज की है। 200 क्या 300 पेज की पूरी रिपोर्ट है, जिसको सतर्कता प्रकोष्ठ प्रकाश अरविंद ने इंदिरा भवन लखनऊ से जारी किया है। और इसमें हर चीजों को डाला गया है, क्योंकि बैनामा भी उनका एक बैनामा मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था उनके किसी भाई का था कि हम SC/ST में नहीं आते हैं। मित्रों, जांच क्या करनी चाहिए, लोग जांच क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक था। और अगली बार हम जो विजिलेंस की रिपोर्ट आई है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान।